हम आपको बता दें कि लगातार कैपिटल न्यूज़ न सिर्फ पलामू ज़िला बल्कि देश भर के अलग अलग विशेषज्ञों के माध्यम से, चिकित्सकों के माध्यम से आपके बीच स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उनकी राय से रूबरू कराते रहा है। खास करके जब कोविड का दौर चल रहा था तो इस दौर में कैपिटल न्यूज़ ने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अपने दर्शकों के लिए और आम नागरिकों के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रम का आयोजित कर रहे थे हम लोग मिलकर, जिससे कि लोगों को सहूलियत हो, लोग अधिक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, लोगों को जानकारी मिले कोविड के बारे में। इस कार्यक्रम को दर्शकों ने काफ़ी सराहा भी। मनुष्य के शरीर से जुड़े एक ऐसी ही महत्वपूर्ण अंग के बारे में जानने के लिए, अपनी समस्याओं के बारे में जानने के लिए जिसे जानना और जिसे समझना हर किसी के लिए बेहद ही ज़रूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दांतों की। दांत प्रकृति का दिया हुआ सबसे अनमोल रत्न है जो हमारे शरीर में है। आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि दांतों से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोग उतने ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं, लोग उसको हल्के में लेते हैं और ख़ास करके अमूमन इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि दांत एक गंभीर विषय है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बारे में बारीकी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम पूरी तरीके से अपने आप को फिट रख पाएंगे और फिट कर पाएंगे। दर्शकों, हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़िले के प्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ डेंटल सर्जन डॉक्टर विनीत सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत कुमार सिंह स्माइल क्राफ्ट डेंटल क्लिनिक की ओर से आज यहाँ फिर से रूबरू हुआ हूँ। कैपिटल न्यूज़ के द्वारा जो मुझे ये चांस दिया गया है कि मैं आऊँ और लोगों को दांतों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में, जो मिथ हैं उसके बारे में कुछ सलाह दे पाऊँ और उनके सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो ये डॉक्टर विनीत से जिनसे हम आज रूबरू होंगे, ढेर सारी बातचीत करेंगे और सिर्फ दांतों से जुड़ा हुआ डॉक्टर साहब से दांतों से जुड़ी समस्याओं पर उनकी राय जानेंगे। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आम तौर पर दांत दर्द के बारे में हम बातचीत की शुरुआत यहीं से करते हैं। प्रायः सभी घरों में, खास करके एक उम्र के बाद, लोगों की यह आम शिकायत हो जाती है दांत दर्द को लेकर। सर, दांत दर्द क्यों होता है, सबसे पहले तो ये बताइए। दोस्तों, दांत दर्द जब दांतों की सड़न जो है नसों को छू जाती है या दांतों के मसूड़ों में अगर कोई दबाव पड़ने लगता है, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाता है, मसूड़ों में लालीपन आ जाता है, तो उसकी वजह से दांतों का दर्द हो सकता है। दूसरा कारण दांतों में जो सड़न होती है, सड़न अगर नसों को छू गई है तो उसकी वजह से भी दांत दर्द हो सकते हैं। या अगर कुछ खाने का अन्न अगर दांतों के बीच में फंस गया है तो उसके प्रेशर की वजह से भी दांतों में दर्द हो सकता है। अच्छा बात बताया सर ने। सर, इस बीच हमने शुरू में ही कहा है कि दर्शकों का सवाल, हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम दर्शकों का लें, क्योंकि यह कार्यक्रम जो है वो आम दर्शकों के लिए है, आम लोगों के लिए हैं। लोग जुड़ें और अपने दांतों के बारे में जानें कि दांतों का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं। और आपको इस बीच एक और जानकारी आपको दे दें कि डॉक्टर विनीत सर का ये जो क्लिनिक है वो पहले जो सेवा सदन में चलता था, वो एक दूसरा क्लिनिक अब बैरिया में होटल चंद्रा रेसिडेंसी के सामने भी खुल गया है। तो दर्शकों के लिए एक नई सूचना है, काफ़ी पहले इसका उद्घाटन हो चुका है। हालांकि कोविड काल में संस्थान बंद था, लेकिन अब यह शुरू कर दिया गया है। तो आप अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ भी मिल सकते हैं स्माइल क्राफ्ट डेंटल क्लिनिक में। सर, हम अपना सवाल आगे लें, इससे पहले एक दर्शक का सवाल आया है, बहुत जेन्युइन सवाल है, आमतौर पर सबको इससे जानना चाहते हैं। कुशवाहा दीपक मेहता जी हैं, उन्होंने पूछा है कि ब्रश या दातून से धोना लाभदायक है, ब्रश करना किस चीज़ के लाभ? दीपक कुशवाहा जी, दातून जो शुरू से चला आ रहा है, दातून जो हुआ एक लकड़ी हुआ। अगर लकड़ी को हम लोग स्मूथ सरफेस, समतल सरफेस पे चलाएंगे तो वहाँ पे समतल सरफेस का नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारे दांत जो होते हैं वो उभार और प्लेन सरफेस दोनों होते हैं। तो अगर हम लोग दातून से दांतों को रगड़ेंगे तो उससे दांतों के बीच का जो एरिया है वो कभी भी साफ़ नहीं हो पाएगा और वहाँ पर काफ़ी चोट लगेगा। आप दातून चबा सकते हैं, आप जो भी दातून यूज़ करना चाहते हैं, नीम का यूज़ करें, करंज का यूज़ करें या जो भी अमरूद का यूज़ करें। दातून चबाने से जो उसका रस है वो आपके मसूड़ों को मिलेगा, आपके मसूड़े ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे। लेकिन ब्रश हमें करना चाहिए, ब्रश हमें मुलायम यूज़ करना चाहिए, 2 टाइम हमें ब्रश करना चाहिए। जो दांतों के बीच के एरिया हैं वहाँ पर साफ़ सफाई ब्रश से ज़्यादा बेहतर हो पाती है।
तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी तमाम लोगों के लिए, इसका ख्याल हम ज़रूर रखेंगे अपने सेहत के साथ साथ अपने दांतों के ख्याल रखने के लिए। सर, दांत सड़ने की समस्या जो है वो युवाओं में भी देखने को मिलता है, जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके भी दांत कई बार सड़ जाते हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका एक एग्ज़ाम्पल या इसको समझाने का एक तरीका है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, चाहे ज़मीन पर बैठ के खाएं चाहे टेबल पर बैठ के खाएं, खाने का अगर कोई अन्न वहाँ पे छूट जाता है तो वहाँ पर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि चींटियाँ वहाँ पे आ जाती हैं, जो कि फिर सड़े हुए खाने को लेके चली जाती हैं या खाने को सड़ाने लगती हैं। तो उसी तरह से जो हम खाना खा रहे हैं, अगर हम उसके बाद अच्छे से कुल्ला नहीं करते हैं या अगर थोड़ा ब्रश नहीं कर लेते हैं, तो जो खाने का कुछ अंश दांतों के बीच में फंसा रह गया है, वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो करेंगे, जो धीरे धीरे उस पार्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब करते जाएंगे। उसी से वही एग्जांपल दांतों में भी है, अगर दांतों में खाना फंस रहा है तो वहाँ पे सड़न होगा, सड़न होने से कहीं ना कहीं आपके दांतों का क्षय होगा। शुक्रिया सर। हम अगला सवाल पूछेंगे, उससे पहले हमारे एक दर्शक श्रवण कुमार सिंह हैं जो फेसबुक यूजर हैं, वो पूछते हैं कि कई महीने हो गए मेरा एक प्रीमो लेयर हिल रहा है, उसे मुझे चबाने में दिक्कत हो रही है, मेरी उम्र 45 साल है, मैं क्या करूं? देखिए, दांत का हिलना या दांत का असमय हिलना ये एक प्रॉब्लम है। दांत का असमय हिलना, आपकी उम्र 45 साल है, इसमें दांत हिलने नहीं चाहिए, तो उसका कारण दो हो सकता है। या तो दांत आपके टूट गए हों, जो पूरा एक सिंगल पीस दांत है जिसमें रूट और क्राउन पोर्शन होता है, हो सकता है कि बीचों बीच कहीं से वो टूट गया हो जिसकी वजह से वो दांत हिल रहा हो। या आपको काफ़ी लंबे समय से पायरिया की शिकायत रही है, पायरिया की शिकायत की वजह से मसूड़े काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों के कमज़ोर होने की वजह से या मसूड़ों के नीचे उतरने की वजह से जो दांतों के चारों तरफ की हड्डी है वो कमज़ोर हो जाती है और असमय दांत हिलने लगते हैं। तो आपको मेरी ये सलाह है कि आप जो भी आपके निकटवर्ती, आपको जो अच्छे लगते हैं डेंटिस्ट, उनसे आप मिलें। अगर आपको पायरिया की शिकायत है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है तो दांतों की सफाई करवाएं, या फिर अगर वो दांत काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको निकलवा दें, क्योंकि अगर दांत वहाँ से आप नहीं निकलवाएंगे तो आप उस तरफ से खाना नहीं खा रहे हैं, तो खाना नहीं खाने की वजह से काफ़ी उस तरफ आपका गंदगी जमा और होता जा रहा है, और अगर दांत हिल रहा है तो आजू बाजू के दांत को भी नुकसान वो पहुँचा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण सुझाव था सर, जानकारी था। आपने दांतों की सफाई की बात की कि इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो सफाई की जहाँ तक हम बात करें तो दांतों की सफाई कब और किस समय करना चाहिए? दांतों की सफाई जिसे हम लोग स्केलिंग कहते हैं, जब दांत आपके काफ़ी गंदे हो जाएं, दांतों पे पीली परत या ब्लैक स्टेन, या आपको ऐसा लगे कि मसूड़े में कहीं सूजन हो रहा है, तो आपको आपके निकटवर्ती डेंटिस्ट से या आपके जो पसंदीदा डेंटिस्ट हैं उनसे मुलाकात करके अगर वहाँ पे गंदगी जमा है तो दांतों की सफाई करवानी चाहिए। दांतों की सफाई से कहीं ना कहीं जो बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ बढ़ रहा है, पायरिया की जो शिकायत हो रही है, पायरिया एक वेग टर्म है, पायरिया में मुंह से बदबू आना, मसूड़ों का सूजना, दांतों का असमय हिलना, मसूड़ों का नीचे जाना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो आप दांतों की सफाई समय समय पे करवाएं। हम जो सलाह देते हैं, अगर आपने आज दांत साफ़ करवाया है तो तकरीबन 1 से 1.5 साल बाद या 2 साल बाद, जिस हिसाब से आप अपने दांतों में गंदगी जमा कर रहे हैं, अगर सही तरीके से साफ़ सफाई नहीं रख रहे हैं तो साल से 1.5 साल में आपको दांतों की सफाई करवानी चाहिए। हाँ, एक बात और है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आपको शुगर की बीमारी है, तो आपको 6 महीने में अपने निकटवर्ती डेंटिस्ट से मिलके या अपने पसंदीदा डेंटिस्ट से मिलके दांतों की सफाई ज़रूर करवानी चाहिए। सफाई से जुड़ा एक सवाल है कि लंबे समय तक अगर दांतों को हम साफ़ रखना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया आपके मेडिकल साइंस में? लंबे समय तक अगर हम दांतों को साफ़ रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 2 टाइम ब्रश करना होगा। जब भी हम कुछ खाएं तो ज़रूर अच्छे से कुल्ला करें, जो दांतों में खाने के अंश फंस गए हैं उसको ज़रूर कुल्ला करके साफ़ कर लें। ब्रश मुलायम यूज़ करें, 2 टाइम 2 मिनट ज़रूर ब्रश करना चाहिए। खासकर रात में जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसके बाद ज़रूर ब्रश करना चाहिए, ताकि जब हम लोग सो गए हैं तो मुंह में सलाइवा का सेक्रेशन काफ़ी कम होता है, और अगर कहीं खाना फंसा हुआ है तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होगी और दांतों को नुकसान ज़्यादा पहुँचाएंगे। शुक्रिया सर।
दर्शकों के और भी कई सवाल हमारे फेसबुक कमेंट में आ रहे हैं। हम एक एक कर सवालों को भी, दर्शकों का सवालों का भी लेंगे, लेकिन उन्हीं सवालों को लेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कई सवाल अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे सर की बातों को, तो जो दर्शक सवाल पूछ रहे हैं अपनी समस्याओं का, तो उन सवालों का जवाब सर के द्वारा अपने बातों के दौरान दिया गया है। इसीलिए इस बात की भी ज़रूरत महसूस कीजिए और इस बात की ज़रूरी है कि अगर जिन बातों को बताया जा रहा है यहाँ से, उन बातों को फॉलो करें और ध्यान से सुने, क्योंकि सवाल का रिपीटेशन होगा तो समय काफ़ी ज़्यादा जाएगा और हमारी बाध्यता है कि हम काफ़ी देर तक फेसबुक लाइव के माध्यम से बातचीत नहीं कर सकते हैं। सर, ये तो दांतों का ख्याल रखने की बात हो गई कि हम दांतों का ख्याल कैसे रखेंगे, जैसे हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो दांतों का भी ख्याल। अब आते हैं कि दांतों में जब समस्या हो जाती है तो अक्सर चिकित्सक के पास जाने के बाद लोग दांत निकलवाने की बात करते हैं। दांत निकलवाने के नाम पर कई लोग डर जाते हैं। हमने भी कई बार ऐसा देखा है कि लोगों का बीपी बढ़ जाता है, जिस वजह से वो दांत निकाल नहीं पाते हैं। कई लोग दांत निकालने जाते हैं मन बनाकर, लेकिन प्रक्रिया देख के डर जाते हैं। तो ये कितना सहज है और इसके लिए आप एज ए डेंटल सर्जन क्या सलाह देना चाहेंगे? पहला तो यह है कि दांत निकलवाने की नौबत ही क्यों आएगी अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे तो। दांत निकालने की नौबत तब आती है जब आपका दांत पूरी तरह से क्षय हो गया है। दांत को आप कोई भी डेंटिस्ट किसी भी प्रक्रिया से बचा नहीं सकता है, तो दांत निकालने की बात आती है। अगर दांत आपका कम क्षय हुआ है, दांत का स्ट्रक्चर अगर बचा हुआ है, तो उसमें आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांत को बचा सकते हैं। अगर दांत में आपको दर्द नहीं हो रहा है तो दांत में साधारण मसाला भर करके, ऊपरी सतह पे जो सड़न है उसको हटा करके, मसाला भर करके आप दांतों को सेव कर सकते हैं। आज के डेट में जो टेक्निक आ गई है उसमें पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट होता है। अब बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है किसी भी डेंटल प्रोसीजर में। एनेस्थीसिया है, लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा हम लोग दांत को या उस पार्टिकुलर एरिया को एनेस्थेटाइज कर देते हैं, जिसके द्वारा बड़े आसानी से सारा डेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और जहाँ तक डर की बात है, वो डर इसलिए है कि फलना गांव में आदमी का दांत निकला तो उसको कैंसर हो गया, फलना गांव में दांत निकला तो ये हो गया, फलना गांव में दांत निकलवाए तो आँख का रोशनी चली गई। ये सारे एक मिथ हैं जिससे लोगों को समझना चाहिए कि अब धीरे धीरे हर विभाग जो है वो काफ़ी एडवांस होता जा रहा है। उसी तरह से डेंटल विभाग जो है काफ़ी एडवांस हो चुका है। उस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है कि आपको डेंटल से डरना चाहिए। हाँ, अगर आपको बीपी बढ़ रही है तो उस समय डेंटिस्ट को कोशिश करना चाहिए कि दांत नहीं निकाले और निकटवर्ती जो भी फिजिशियन है उनके पास भेज करके, अगर उनको बीपी है तो बीपी की दवा के साथ नॉर्मल बीपी करके दांत निकालें। नहीं तो कभी कभार होता क्या है कि हमने दांत निकाल दिया है और उसके बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या फिर पेशेंट इतना डर गया है, हैवॉक हो गया है कि ब्लड आ रहा है दांत निकलने के बाद, और पेशेंट काफ़ी फिर सीरियस हो जाता है। तो फिर हमें भी मेडिकल हेल्प लेने की या बाकी डेंटिस्टों को भी मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। दांतों को निकलवाने से संबंधित जिस मिथ की चर्चा सर ने किया, और जो बात, अगला सवाल मेरा वही था। अमूमन यह देखने को मिलता है, बातचीत क्रम में भी यह बातें सामने आ जाती है कि दांत निकलवाने से कैंसर हो जाता है, दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी चले जाती है। तो जिन सवालों का जवाब सर ने पहले ही दे दिया कि ये एक मिथ है और इस तरीके की बात आती रहती है। जैसा कि अभी कोविड के दौर में भी हम खूब सुन रहे हैं, ये बातचीत हम कोविड के दौर में कर रहे हैं, तो दर्शकों को यह बात भी बताना ज़रूरी है कि कोविड वैक्सीन को लेकर भी इसी तरह की कई मिथ और भ्रांतियां लोगों के जेहन में बसी हुई हैं या बसाई जा रही हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है, जिस बारे में हम सर से भी बातचीत करेंगे। वैक्सीनेशन सबके लिए नितांत आवश्यक है, ज़रूरी है। वैक्सीन लेने के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसीलिए वैक्सीन लेने से लोगों कह रहे हैं कि कहीं कोई लोगों की डेथ हो जा रही है, कोई दूसरी बीमारी से पीड़ित हो जा रही हैं। तो ये तमाम बातें अफवाह हैं। मेडिकल की दुनिया में, चिकित्सा विज्ञान में इस तरीके की बातों पर भी खूब ध्यान दिया जाता है। तो हम यह अपील करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और सर भी अंत में करेंगे इस बात की अपील कि किसी भी तरीके के अफवाह पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और वही बात दंत चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम लोगों को समझना होगा और सोचना होगा। एक सवाल हम दर्शक का लेते हैं सर। अनिल सिंह जी हैं जो कहते हैं कि टीथ कैविटी कुछ है, टीथ कैविटी का समस्या उन्हें है। उनका दांत फूल जाता, मसूड़े फूल जाते हैं और दर्द करता है। 10 सालों से यह उनकी समस्या है। तो क्या सुझाव आप दीजिएगा अनिल जी को? अनिल जी, दांत में आपको कैविटी है और मसूड़े फूल जाते हैं,
अगर सारे जगह के मसूड़े आपके जबड़े के फूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पायरिया की शिकायत है, दांतों में काफ़ी गंदगी है, जिसकी वजह से हर मसूड़े आपके फूल रहे हैं। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर दांत, जिस दांत में आपको सड़न है, अगर उसके साइड में मसूड़े आपके फूल रहे हैं और वहाँ पे फुंसी उठ रही है और मवाद अगर निकल रहा है, तो वो पार्टिकुलर दांत आपका ख़राब हो चुका है। अगर वो दांत स्ट्रक्चरली साउंड है, स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छा है, तो उसमें आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर वो पूरी तरह से ख़राब हो गया है तो उसको निकालने की सलाह कोई भी डॉक्टर या हम भी देंगे, क्योंकि जितना बार आपका मसूड़ा वहाँ सूजेगा या जितनी बार आपको वहाँ पे सूजन होगी, उतना ज़्यादा एरिया दांत के आसपास का डैमेज होगा और वहाँ पर दांतों की हड्डी जो है वो गलेगी। तो आप जो भी आपके आसपास में डेंटिस्ट हैं या जो आपको पसंद आते हैं, उनसे आप मिल के ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोई भी बीमारी लंबी खींची जाए शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट की, तो वो बाद में काफ़ी हानिकारक या नुकसानदायक होती है। बच्चों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखते हैं तो जो बच्चे हैं उनका दांत निकल जाए, चौहर बोलते हैं जिसको, चौहर जब निकलने की शुरुआत होती है तो बच्चे के कई तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। हाँ, उनको दस्त होना शुरू होने लग जाता है, फिर उल्टी भी होने लगता है। तो राख से उनका दांत को दबाया जाता है और कई लोगों की यह मान्यता है कि उनका ठीक भी हो जाता है। तो यह कितना खतरनाक है या कितना सही है, इस बात में एज डॉक्टर आप क्या सलाह देंगे? ये तो हम भी शुरू से सुनते आ रहे हैं। जब हम भी बच्चे थे, या मेरा ही बच्चा हो गया है, तो जिस समय उसका दांत आ रहा था तो उस समय उसको काफ़ी पॉटी या उल्टी की शिकायत हो रही थी। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। मैंने जिस भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात किए हैं, उनका कहना है कि अगर बच्चा 2 दिन पॉटी नहीं करे या 1 दिन में 10 बार पॉटी करे तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। नहीं तो ऐसे भी नॉर्मल जिस समय दांत निकल रहा होता है तो उस समय बच्चे को पॉटी की शिकायत होती है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना। और इस तरह की जो भ्रांति या मिथ चला रहा है कि राख से वहाँ पे लगा लीजिए या राख दबा लीजिए तो उससे आराम हो जाएगा, उससे नहीं होगा। और दांत निकलने वक्त बच्चों को दर्द भी होता है, तो दर्द का जो कारण है वो कहीं ना कहीं आपका जो दांत आ रहा है वो मसूड़े को हटाते हुए आ रहा है, तो उसकी वजह से बच्चों को दर्द होता है। तो SOS ज़रूरत के हिसाब से आप उनको दर्द की दवा दे सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे जानना हम सबों के लिए बेहद ज़रूरी था। लेकिन सर, क्या बच्चों के दांतों का भी इलाज करा लेना चाहिए, कराना चाहिए, इसे लेकर क्या बात है? बच्चों के दांतों का इलाज करवाना चाहिए। जैसे हमारे बड़े के दांत हैं वैसे ही बच्चों के दांत भी हैं, और बच्चों के दांत हमारे दांतों से ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चों के दांत कहीं ना कहीं हमारे दांतों के लिए एक रास्ता बनाते हैं। तो अगर बच्चों के दांत असमय टूट जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे या उनमें सूजन आएगी या उनमें दर्द होता रहेगा, तो जो पीछे से दांत आ रहे हैं, जो बड़े वाले दांत आ रहे हैं, वो उनको डिस्टर्ब करेंगे। जैसे कुछ बच्चे आज भी आए हैं, 3-4 पेशेंट बच्चे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, तो उनके मसूड़ों में सूजन है। उनके जो छोटे चौहड़ हैं उनके ट्रीटमेंट नहीं करवाने की वजह से, या दवा खींच के दवा खा रहे हैं, उसकी वजह से समय के साथ जो पस पड़ गया, उनका मवाद हो गया, उसकी वजह से जो पीछे वाले दांत हैं उनके डैमेज हो रहे हैं। कभी कभार ये जो डैमेज है ये सिस्ट का रूप ले लेता है, एक घाव का रूप ले लेता है, जो अंदर ही अंदर आपके जबड़े की हड्डी को ख़राब करते जाता है। दूसरा जो है कि अगर आप असमय दांत निकलवा दे रहे, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं या दूसरे डेंटिस्ट के पास भी जाते होंगे कि सर ये तो दूध का दांत है, इसका करना क्या है, इसको निकाल दीजिए या निकलवा दीजिए, इससे आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, बच्चे का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो नहीं, समय से पहले कभी भी दूध के दांत को नहीं निकालना चाहिए। अगर दूध के दांत को आप समय से पहले निकाल देते हैं तो नीचे से जो दांत, पक्का दांत आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ऊपर से ब्लॉक हो जाएगा, तो वो अपने सही जगह पर नहीं आ पाएगा। या फिर अगर दूध का दांत समय से ज़्यादा देर तक रह जा रहा है, तो जो नीचे से नया दांत आ रहा है वो अपने जगह पर नहीं आएगा। तो दूध के दांतों का एक अपना टाइम पीरियड है, किस टाइम पीरियड में वो आएंगे और किस टाइम पीरियड में वो जाएंगे। जब तक वो आ रहे हैं और जब तक वो हैं, तब तक उनको सही तरीके से रख रखाव करना चाहिए। बच्चों को भी आदत दिलवानी चाहिए कि 2 टाइम ब्रश करें। हाँ, जो पेस्ट यूज़ करना है, पेस्ट में है कि बच्चों को बड़ों वाले पेस्ट से दांतों की सफाई नहीं करवानी चाहिए। जैसे हमने किसी पेशेंट को लिख दिया कि आप सेंसोडाइन यूज़ करिए, हाइडेंट के कोई सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ करिए, और वही पेस्ट उनके सारे फैमिली मेम्बर, बच्चे तक यूज़ कर रहे हैं, तो ये गलत है। बच्चों के लिए कुछ कंपनियां बच्चों वाला पेस्ट बनाती हैं, कीडोडेंट हो गया, चेरियोजेल हो गया, कैंडी कॉप हो गया, करके मार्केट में अवेलेबल है। आपको बच्चों के लिए वो बच्चों वाला पेस्ट यूज़ करना चाहिए, और वो भी उनको पेस्ट मटर के दाने के बराबर देना चाहिए। हमें भी जो पेस्ट यूज़ करना चाहिए वो ज़रूरत के हिसाब से, आखिर मेरा रिक्वायरमेंट क्या है पेस्ट का, उसके हिसाब से हमें पेस्ट यूज़ करना चाहिए।
बेशक महत्वपूर्ण जानकारी। तो अपने बच्चों को लेकर हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं करें। अगर उनके दांतों में किसी तरीके की कोई समस्या है, आपको अभिभावकों को यह समझ में आ रही है, तो तुरंत ही अपने जो दंत चिकित्सक हैं उनसे मिलकर उनसे सलाह लेना चाहिए। और क्योंकि बच्चे जो है वो भविष्य हैं और उनका अभी से ही ख्याल रखना बेहद ही ज़रूरी है। दर्शकों, दांत के बारे में हमने शुरू में ही कहा था कि दांत जो है मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका दांतों का है। सुंदरता में चार चांद लगाता है। लेकिन दांत कभी कभी जब लोगों के टेढ़े मेढ़े रहते हैं, दांत बेतरतीब होते हैं, तो लोगों को बड़ा झिझक महसूस होता है। कई बार लोग इसका भी इलाज कराने का सोचते हैं, लेकिन कई बार परहेज भी करते हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे, कितना खर्च आएगा, कई तरह की बात होती है। लेकिन लोगों के मन में ये ज़रूर रहता है कि हमारे दांत अन्य लोगों की तरह ठीक ठाक हों, साफ़ सुथरे हों और एक सिस्टमेटिक वे में हो। हम बात कर रहे हैं टेढ़े मेढ़े दांतों का, जिसका इलाज इन दिनों खूब किया जा रहा है। दंत चिकित्सा में कई पद्धति भी, नई संसाधनों के साथ कई पद्धति भी शुरू हुए हैं। तो सर, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कब से कराया जा सकता है, किस उम्र के बाद से कब तक कराया जा सकता है? टेढ़े मेढ़े दांतों के बारे में अगर बात करेंगे तो टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज जो है, आप 7 से 8 साल के जो आपके बच्चे हो रहे हैं और उनके जो दूध के दांत टूट करके पक्के दांत आ रहे हैं, उस समय से अगर आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे के दांत सही तरीके से नहीं आ रहे हैं, उस समय से आप इलाज करवा सकते हैं। और कब तक करवा सकते हैं उसकी कोई उम्र की सीमा नहीं है। अगर आपके दांत और हड्डी और मसूड़ा जबड़े में बहुत अच्छी तरह से है तो आप किसी भी उम्र में इस इलाज को करवा सकते हैं। मेरा जो सबसे छोटा मरीज़ है, मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, इस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा जो सबसे छोटा मरीज़ है वो 6 साल का है। उसका नीचे वाला जबड़ा कुछ ज़्यादा बाहर आ गया था और ऊपर वाले जबड़े को ओवरलैप कर रहा था, उल्टे रिलेशन में चला गया था। और जो सबसे उम्रदराज फीमेल पेशेंट है वो 45 की है, जिनके 2 बच्चे हैं जो खुद 10th और 12th में हैं। तो किसी भी उम्र में आप ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्लिप वाला इलाज करवा सकते हैं। कब करवाना चाहिए, किससे करवाना चाहिए, ये एक अलग इशू है। जनरली ऑर्थोडोंटिस्ट सर्टिफाइड होते हैं इस इलाज को करने के लिए। जनरल डेंटिस्ट आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन ऑर्थोडोंटिस्ट ही इसके लिए 3 साल अलग से पढ़ते हैं, 3 साल के अलग से डिग्री लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो इस इलाज को करने के लिए सर्टिफाइड होते हैं। क्या स्माइल क्राफ्ट में ये सुविधा मौजूद है? मैं खुद एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, तो मैं तो इसके स्पेशलिस्ट हूँ, इसलिए ये कहूँगा। हाँ, ये है कि आप इलाज करवाएं। ये पूरी तरह से है कि अगर कोई कर रहा है तो इलाज करवाएं, लेकिन चीज़ों को देखते हुए। इलाज एक इलाज है। इलाज सारे लोग करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सारे लोगों ने BDS में इसको पढ़ाई हैं। लेकिन अगर आप विथ टाइम सारी चीज़ें अब स्पेशलिस्ट वाली हो रही हैं। अगर आपको पेट में प्रॉब्लम है तो आप पेट के स्पेशलिस्ट के, हड्डी में प्रॉब्लम है तो हड्डी के स्पेशलिस्ट। उसी तरह से अगर आपके टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो आपको टेढ़े मेढ़े दांत के स्पेशलिस्ट से ही मुलाकात करनी चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक हमारे दर्शक का सवाल है। हालांकि बीच में हमारी कनेक्टिविटी कट गई थी और कई दर्शक हमसे बाहर हो गए हैं, लेकिन फिर से दर्शकों ने जुड़ना शुरू कर दिया है। तो स्वागत है एक बार फिर से कैपिटल न्यूज़ के तमाम दर्शकों का जो फेसबुक लाइव के माध्यम से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टेढ़े मेढ़े दांतों से पर ही बातचीत हम लोग कर रहे थे और एक सवाल है धर्मेंद्र सिंह जी का, जो कि फेसबुक यूजर हैं। सर, एक सामने वाला दांत हल्का निकला हुआ है, मेरी उम्र 21 वर्ष है, क्या वह ठीक हो सकती है? आसानी से हो सकती है। मैंने कहा कि 45 ईयर की फीमेल लेडी का मैं इलाज कर रहा हूँ, तो आपकी तो 21 है, बड़े आसानी से हो सकती है। हाँ, ये जो आपका कहना है कि थोड़ा सा निकला हुआ है, ये थोड़ा सा एज ए पेशेंट आप जज कर रहे हैं। वो क्यों, कितना निकला हुआ है, किस वजह से बाहर निकला हुआ है, ये जो है वो कोई ना कोई डेंटिस्ट आपको देख के बता पाएगा कि क्या कारण है कि वो दांत बाहर निकला हुआ है। तो उसके लिए आपको किसी डेंटिस्ट से या स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट से आपको मिलना पड़ेगा, जो उसका सही इलाज कर पाए। सर, बच्चों वाली बात तो एक समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ रहा है कि बच्चे अगर कम उम्र के हैं तो उनका दांत में अगर किसी तरीके का टेढ़ा मेढ़ापन है तो उसको तार लगा के या क्लिप लगा के इलाज करके दुरुस्त किया जाता है। लेकिन एक उम्र के बाद क्या दांतों को ठीक करना मुमकिन है और उसमें कितना समय कम से कम लग सकता है? अब जैसी टेक्निक आ गई है, अगर बात करें तो जो लेटेस्ट टेक्निक है उसको एलाइनर बोलते हैं। एक दांत के कलर का प्लास्टिक होता है जो आपको सेट वाइज दिया जाता है, आपको हर 14 दिन पे उसको चेंज करना है। हाँ, हालांकि ये ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा है क्योंकि US से आया हुआ ट्रीटमेंट है। US में काफ़ी समय पहले, 2 से 4 साल पहले ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, उसके बाद अब इंडिया में आया है। इंडिया में थोड़ा महंगा है, लेकिन इससे आप किसी भी उम्र में किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है, अगर आपकी इच्छा है कि बिना दांत निकाले हम ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो इसमें बिना दांत निकाले भी आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज
ट्रे बन के आता है, जिसको आपको 14 घंटे पहनना है और 14 दिन पहनना है और 20 घंटे पहनना है। इसमें अमूमन जो है आपका जो प्रॉब्लम है, मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर हम लोग लेके चले कि नहीं बहुत ज़्यादा इस पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है, तो 5 से 6 महीने में आपका प्रॉब्लम ट्रीटमेंट पूरी तरह से हो सकता है। इसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई ब्रेसेस पहने हुए। जो पुराना तरीका है, पुराना तरीका कहें या जो अभी भी चल रहा है तरीका है, पुराना नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं सस्ते में वो ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट है। तो उसमें ब्रेसेस लगते हैं, मेटल ब्रेसेस लगते हैं, सिरामिक लगते हैं, रेजिन लगते हैं, लिंगुअल ब्रेसेस लगते हैं जो अंदर की तरफ से लगाया जाता है और इससे दांतों को ठीक किया जाता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम जिस सोसाइटी में हैं वहाँ पे ब्रेसेस लगा के कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, शादी होने वाला है, तो उसमें आप एलाइनर्स लगा सकते हैं। ये टूथ कलर प्लास्टिक मटेरियल से बनाया जाता है जो काफ़ी ईजी टू वियर होते हैं और इनसे ट्रीटमेंट काफ़ी आसानी से बिना किसी को पता चले हो जाता है। ये काफ़ी पेशेंट फ्रेंडली है। मैं तकरीबन 5 केस कर रहा हूँ और पेशेंट वेरी हैप्पी हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट अब डाल्टन से छोटे शहर में हो पा रहा है। तो चलिए, ये अच्छी बात है और खुशी की बात है पलामू के दर्शकों के लिए कि छोटे से शहर में ही सही इस तरीके की सुविधा, दांतों से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की समस्या का समाधान आपको मिलेगा स्माइल क्राफ्ट में। डेंटल सर्जन डॉक्टर विनीत से हम बात कर रहे हैं फेसबुक पेज पर, कैपिटल न्यूज़ का फेसबुक पेज है और दर्शकों का आशीर्वाद और प्यार भी लगातार मिल रहा है। कई दर्शक डॉक्टर साहब का नंबर मांग रहे हैं, तो सबको नंबर देना शायद संभव नहीं है हमारे माध्यम से, लेकिन हम आपको बता दें एक बार फिर से कि स्माइल क्राफ्ट डेंटल क्लिनिक शहर के सेवा सदन के बगल में है और एक दूसरा शहर का जो क्लिनिक है वो बैरिया के आसपास में चंद्रा होटल, चंद्रा रेसिडेंसी के सामने है जो नया क्लिनिक है। तो आप यहाँ पे आके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान आपका निश्चित तौर पे होगा। हम अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में हैं, 1-2 सवाल हम और लेंगे और दर्शक अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्याओं को यहाँ रख सकते हैं, हम उसे भी रखने का कोशिश करेंगे। सर, दाँत निकलवाने पर हमने चर्चा कर ली है, दाँत निकलवाने पर बातचीत हो गई है, लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि दाँत निकलवाने के बाद दाँत लगवाया ही जाए, और यह ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? दांत निकालने के बाद दांत लगवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे मैं पेशेंट को समझाता हूँ कि मेरा जो ज़मीन है उसके बगल में जो ज़मीन है उसका कोई भी मालिक नहीं है या वो खाली पड़ा हुआ है, उसको कोई भी देखने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? या कोई भी एक इंसान जो है वो क्या करेगा? वो थोड़ा आगे बढ़ते जाएगा और बगल वाली ज़मीन को एक्वायर करने लगेगा, जो अतिक्रमण हर जगह, हर शहर में, हर राज्य में चलता आ रहा है। तो उसी तरह से दांत जो है, हर दांत एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप एक दांत निकालते हैं तो उसके जो जगह खाली हुआ है वहाँ पे अगल बगल का जो दांत है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा और उस जगह को बंद करने का कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो दांत टेढ़ा हुआ है उसके आगे वाले दांत में फिर खाली जगह बन जाएगा और वहाँ खाना फंसने लगेगा। उसी तरह से जो भी दांत, जैसे अगर आप नीचे के जबड़े का दांत निकलवा रहे हैं और ऊपर जो उसका काउंटर दांत है जिसके सहारे उसको चबाना था या रुकना था, वो दांत धीरे धीरे लंबा होने लगता है, फिर वहाँ भी खाना फंसने की शिकायत होने लगती है। अगर आप दांत निकलवा दे रहे हैं, दांत नहीं लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दांत निकलने के बाद जो पेशेंट का एक वो होता है कि सर हम दांत निकलवा देंगे तो मेरे गाल पे झुर्रियाँ तो नहीं पड़ जाएंगी, तो वो भी एक होता है कि आपका चेहरे का जो लंबाई है या जो ऊंचाई है, जिसको हम लोग वर्टिकल हाइट बोलते हैं, वो वर्टिकल हाइट उम्र के साथ जो कम हो रही है, वो अगर दांत आप असमय निकलवाते जा रहे हैं और दांत नहीं लगवा रहे हैं तो वो वर्टिकल हाइट कम होती जाती है। आप दोनों तरफ से प्रॉपर चबा के नहीं खा पाते हैं, जिसकी वजह से आपको TMJ में भी प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ पेशेंट का ये कंप्लेन होता है कि सर हम खाना एक तरफ से चबाने जाते हैं तो मेरे कान की हड्डी में दर्द होता है, तो उसका ये भी एक कारण होता है कि आप एक साइड से ही आप यूज़ टू हो चुके हैं कि हम दाहिने तरफ से ही खाएंगे, बाएं तरफ से तो हम दांत निकलवा दिए, उस तरफ मेरा दांत नहीं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल चेहरे की हड्डियों के सामंजस्य के लिए, मतलब सारी चीज़ें एक जैसे हारमोनी में रहे, उसके लिए दोनों तरफ से चबा के खाना और दोनों तरफ कम से कम हमें फर्स्ट मोलर तक दांत रखना ज़रूरी है। फर्स्ट मोलर हमारा पहला पक्का दांत है जो 6 साल की उम्र में या 5.5 साल की उम्र में आता है और ताउम्र उसको कोशिश करना चाहिए कि उसको बचाने की कोशिश की जाए। अगर वो किसी कारण निकल जाता है तो उसको रिप्लेस ज़रूर करवाना चाहिए, उसको इग्नोर ना करें, नहीं तो आने वाले समय में काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं जबड़े में। तो यह जो प्रक्रिया आपने बताया या ज़रूरत जो आप बताई, तो सभी उम्र के मरीजों के लिए यह आवश्यक है? अगर आपके दूध के दांत टूट रहे हैं तो उसमें आपको दांत नहीं लगवाना है, क्योंकि उसके पीछे से वो दांत आ रहे हैं।
लेकिन अगर आपके पक्के टूट दांत, रहा है नहीं सर, मान लीजिए कोई दांत निकलवा रहा है 60+ 60+ है, तो क्या उन्हें भी? उन्हें तो और ज़्यादा ज़रूरत है। अगर 60+ में आप दांत निकलवा रहे हैं तो आप किसी न किसी मजबूरी में दांत निकलवा रहे हैं कि अब दांत पूरी तरह से ख़राब हो गया है, तो उसके बाद अगर आप रिप्लेस नहीं करेंगे तो वो खाएंगे किस तरह से चीज़। ऐसे भी एक उम्र के बाद कहीं ना कहीं अभी हम लोग लगे हुए हैं कि कमाएंगे कमाएंगे कमाएंगे, मेहनत कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग कुछ करके जाएंगे। एक समय के बाद जब हम भी 60+ हो जाएंगे तो फिर उसके बाद है कि हम जो भी जमा किए हैं कहीं ना कहीं अपने हेल्थ पे खर्चा करना चाहेंगे, अच्छे से खाएंगे, अच्छे से रहेंगे। तो अगर उस समय हम दांत निकलवा रहे हैं या मेरे भाई अपने फादर का दांत निकलवा रहे हैं, जो भी दोस्त भाई देख रहे हैं, और उसके बाद अगर वो दांत नहीं लगवाते हैं कि खर्च हो जाएगा, क्या ज़रूरत है। जैसे हमारे बहुत सारे बुजुर्ग पेशेंट आते हैं कि नहीं सर बस निकाल दीजिए दांत लगाने की, क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत है, वो सिर्फ चाहते हैं कि क्यों खर्च करें, अब तो मेरा उम्र हो गया है, अब इस उम्र में दांत लगा के हम किसको दिखाएंगे, अब इस उम्र में दांत लगा के मेरी शादी थोड़ी होनी है। तो दांत जो है आपके खान पान को कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर करता है। आप हर चीज़ अच्छे से खा पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल बॉडी जो है अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। आपको गैस की शिकायत नहीं होगी, आपको ब्लॉटिंग की शिकायत नहीं होगी, अपच की शिकायत नहीं होगी। जो अगर खाना आप चबा के नहीं खा रहे हैं, हम लोग बच्चों को सिखाते हैं चबा चबा के खाओ, चबा चबा के खाओ, और बुजुर्ग जो जिनके दांत नहीं हैं वो कैसे खाना खाते होंगे ये सोचना चाहिए। हम लोग अच्छा अच्छा व्यंजन खा रहे हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे तरह से खाना नहीं खा पा रहे हैं, चल रहा है। जी बिल्कुल, मेरा मकसद यही था दर्शकों को बताना कि अमूमन ये देखने को मिलता है कि एक उम्र के बाद लोग दांत निकालने जाते हैं, निकलवा के बाद उनको दांत लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो एज ए डेंटल सर्जन आपकी राय महत्वपूर्ण थी इस विषय पर। हम सर कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं, लेकिन दर्शकों का कुछ सवाल हम लेते हैं। बहुत कॉमन सवाल है, राहुल मेहता जी हैं और यह मैं पूछने वाला भी था। दांत में ठंडापन और दांत में ठंडा लगना या ज़्यादा गर्म खाने पर दांत में लगता है, तो ये क्यों होता है और इसके लिए कोई साधारण से उपाय हैं तो वो भी सुझाएं। राहुल जी, अगर आपको दांत में हल्का ठंडापन लग रहा है या अगर आप बहुत ज़्यादा कोई हॉट चीज़, गर्म चीज़ खा रहे हैं तब आपको अगर दांत में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या आइसक्रीम खा रहे हैं तो आपको दांत में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं हो। हम लोग भी अगर पहला स्पून अगर आइसक्रीम का लेते हैं तो कभी कभार दांत में कनकनाहट होती है, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रही है। लेकिन अगर आपको हर चीज़ खाने में या हर चाय या कुछ भी आप ले रहे हैं उसके दौरान अगर आपको कनकनाहट हो रही है, तो कहीं ना कहीं पार्टिकुलर दांत में या एक एरिया ऑफ द दांत में आपको दांतों का क्षय हुआ है, दांतों का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से आपको कनकनाहट हो रही है। इसके दो कारण हैं, एक तो दांत में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा आपको मसूड़े में प्रॉब्लम हो सकता है कि कभी कभार अगर मसूड़ा नीचे उतर जाता है पायरिया या गंदगी की वजह से, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं दांतों के जड़ों में जो गर्म चाय या ठंडा पानी जा रहा है वो दांतों को कनकनाहट की शिकायत देता है। तो ऐसे में अगर ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो पाता है या आराम नहीं मिल पाता है तो आपको डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। तब तक के लिए आप कोई सा भी सेंसिटिव टूथपेस्ट, किसी भी अच्छी कंपनी का सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको आराम हो जाएगा। पेस्ट जो भी आप लें उसको सारे दांतों पे और पार्टिकुलर उस दांत पे जहाँ आपको कनकनाहट हो रही है लगा के कुछ देर छोड़ें, उसके बाद फिर ब्रश करें 2 मिनट 2 बार मुलायम ब्रश से। शुक्रिया सर। एक दूसरे फेसबुक यूजर हैं, पांडे जी हैं सम, उनका नाम थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वो दांतों के हाइजीन के बारे में सवाल कर रहे हैं, वो भी बच्चों से संबंधित। हाउ टू कीप टीथ हाइजीन एंड इन गुड कंडीशन इन टीनेज ईयर। इसका टीनेज हम लोग बोलते हैं 13 साल। 13 साल एक अलग तरह का समय होता है जिसमें बच्चे दोस्त बनाते हैं। तो दोस्त अगर वो बना रहे हैं, दोस्त अगर अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दांतों में प्रॉब्लम कम होगी, और अगर दोस्त बहुत अच्छे नहीं है वो तो हमें एज ए गार्जियन समझना होगा। अगर अच्छे नहीं हैं, कोई आदत उन्हें लग गई है तो उसके लिए थोड़ा कान भी कभी कभार खींचना पड़ता है या उनको समझाना पड़ता है। और जहाँ तक बात है, मैंने शुरू में भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, 2 टाइम ब्रश बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप खाना खाएं, आपके बच्चे खाना खाएं या कोई भी खाना खाए, तो उसके बाद आपको अच्छे से कुल्ला ज़रूर करना है। अगर हो सके, अगर आप ब्रश नहीं करना चाह रहे हैं तो कम से कम अच्छे से उंगली को सारे मसूड़ों पे और दांत पे कम से कम फिरा लें, ताकि कुछ अगर फंसा हुआ है तो वो ज़रूर निकल जाए। बेसिकली हम लोग आजकल जो सोशल लाइफ है उसमें फंस गए हैं, टाइम नहीं है। बड़ा एक अच्छा चीज़ है, पहले 24 घंटा था, 24 घंटा में टाइम होता था,
आज हम लोग जिस लाइफ में उसमें 24 घंटा है, लेकिन 24 घंटा में टाइम नहीं है, ना अपने लिए ना परिवार के लिए। तो थोड़ा सा समय मुझे भी निकालना होगा, सबके लिए आपको भी निकालना होगा कि रात में आप सब फैमिली मेम्बर जो हैं कोशिश करें रात में जाके ज़रूर सब साथ में ब्रश करें, ताकि बच्चों को भी एक आदत बने कि नहीं हमें 2 टाइम ब्रश करना ही करना है। सुबह में सब हड़बड़ है, स्कूल है, तो सब सही तरीके से नहीं ब्रश कर पाते हैं, तो रात में थोड़ा 2 मिनट निकालें और सब लोग साथ में ब्रश करें। नवीन सरन जी हैं जो ये पूछ रहे हैं कि किस कारण से दांत अपने आप गलने लग जाते हैं। नवीन सरन जी, अपने आप दांत कभी भी नहीं गलता है, उसमें या तो सड़न होगा तो दांत गलेगा, या कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम ज़रूर है तभी दांत गलेगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें दांत खुद से गलने लग जाए। बच्चों के दांत गलते हैं, बच्चों के दांत क्योंकि नीचे से जो पक्के दांत आ रहे हैं वो जो बच्चे के दांत हैं, पक्के दांत जो आ रहे हैं वो बच्चे के दांत के रूट को डिज़ोल्व करता जाता है। रूट पे जो प्रेशर लगता है उसकी वजह से रूट जो है रिजॉल्व हो जाता है और वो दांत फिर क्राउन पोर्शन जो है वो बाहर आता है, लगता है इसका तो जड़ ही गायब हो गया है। या कभी कभार अगर आपके दांतों में कोई अच्छी इन्फेक्शन हो गई है, जैसे कभी कभार सिस्ट हो जाता है, जबड़े में घाव हो जाता है जो अंदरूनी या जबड़े के अंदरूनी हिस्से को या एसोसिएटेड जो टूथ है उसको ख़राब करता जाता है, तो उसमें दांत गल सकते हैं। लेकिन दांत गलना एज ए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें क्या प्रॉब्लम है वो देख के ही कोई भी बता सकता है, कोई भी डेंटिस्ट, कि आखिर दांत क्यों गल रहे हैं। सर दांतों के या मुंह के बात करें, मुंह के दुर्गंध की समस्या भी बहुत आम है, कई लोगों में ये शिकायत मिलती है। इसकी क्या वजह है और क्या सावधानी हम लोगों को बरतना चाहिए? दुर्गंध, ये सवाल मैं काफ़ी पहले चाह रहा था। पायरिया सब लोग यही बोलते हैं, पायरिया हो गया, पायरिया हो गया, पायरिया हो गया। पायरिया एक काफ़ी वेग टर्म है। वेग मतलब एक बड़ा टर्म है जिसमें बहुत सारे लक्षण आते हैं। एक लक्षण हुआ जैसे मुंह से बदबू आ रहा है, ये भी एक पायरिया का लक्षण है। हो सकता है नेक्स्ट सवाल यह है कि मेरे मसूड़ों में लालीपन है, मेरे मसूड़ों पे ब्रश करते हैं या चोट लग जाती है तो ब्लड आने लगता है, ये भी एक पायरिया का लक्षण है। या कुछ लोगों का ये कंप्लेन हो सकता है कि मेरे मसूड़े जो है असमय नीचे जा रहे हैं, ये भी एक पायरिया का लक्षण है। या समय से पहले दांत हिलने लगे हैं, ये भी एक पायरिया का लक्षण है। या दांतों पे पीला पीला पत्थर जमा हो गया है जो कितना भी हम रगड़ लें साफ़ नहीं होता, ये भी एक पायरिया का लक्षण है। तो ये सारे लक्षण जो हैं पायरिया के हैं। इसमें बेसिक जो प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके मुंह में गंदगी जमा हो रही है। उस गंदगी की वजह से, गंदगी कहीं भी रहेगी, चाहे मेरे घर में हो, आपके घर में हो, गंदगी कहीं भी रहेगी तो वो सड़ेगी, बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ बढ़ेगा, सड़ेगा तो वहाँ से बदबू आएगी। तो उसी तरह से अगर आपके दांत, मुंह से बदबू आ रही है, दांतों से बदबू बेसिकली नहीं आती है, मुंह से अगर बदबू आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके मसूड़ों में या दांतों के आसपास बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ा है और बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ने की वजह से मुंह से बदबू आ रही है। तो इसका जो सिंपल सा इलाज है, या तो आप अच्छे से ब्रश करना शुरू करें, कुल्ला करना शुरू करें, एक माउथवाश अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, या फिर हल्के गर्म पानी में नमक डाल के आप कुल्ला करें। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर अपने निकटवर्ती डेंटिस्ट से या जो भी आपको पसंद है उस डेंटिस्ट से मिले और दांतों की सफाई करवाएं। दांतों की सफाई शुरू में भी मैंने कहा, अभी कह रहा हूँ कि साल, 1.5 साल, 2 साल में जिस हिसाब से आप गंदगी जमा कर रहे हैं उस हिसाब से सारे लोगों को करवानी चाहिए। दांतों की सफाई से कभी भी दांतों का क्षय नहीं होता है। दांतों की सफाई अल्ट्रासोनिक मशीन से की जाती है जो हाई स्पीड पे वाइब्रेट होता है, अल्ट्रासोनिक स्पीड पे वाइब्रेट होता है, जिससे दांतों के सरफेस पे जो गंदगी जमा हो गई है वो वहाँ से हट जाती है। साथ में उसमें वाटर का सोर्स होता है जो गंदगी को वहाँ से आपको बहा के हटाती जाती है। आपके दांत वहाँ पर पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगे और मुंह से बदबू आना या मसूड़ों का फूलना या पायरिया की शिकायत, अगर हम लोग बड़े वर्ड में बोले, पायरिया की शिकायत पूरी तरह से आपकी खत्म हो जाएगी। धन्यवाद सर। दांतों से जुड़ी ढेर सारी चीज़ों पर, ढेर सारे विषयों पर हम लोगों ने बातचीत किया। हम कोविड के दौर में बात कर रहे हैं, हम अंतिम सवाल कोविड से रिलेटेड ही लेंगे, लेकिन इससे पहले दांतों से जुड़ी अगर आपके पास भी कुछ बात होगा जो हम अपने हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं निश्चित। मैं एज ए डेंटिस्ट जब से आया हूँ, मैं एज ए डेंटिस्ट यही चाहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है, मेरा ये नहीं कहना है कि आप हमेशा प्रॉब्लम लेके किसी भी डेंटिस्ट के पास लास्ट समय में जाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इनिशियल समय में ही जाके किसी भी डेंटिस्ट के पास जो भी आपको पसंद है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ, ना आज कहा हूँ, ना कभी भी कहता हूँ
कि आप मुझसे इलाज करवाएं, आप जिससे भी इलाज करवाना चाहें इलाज करवाएं। आपको इलाज की ज़रूरत है, ना कि डेंटिस्ट की ज़रूरत है। या आपको चुनना है कि कौन सा डेंटिस्ट बेहतर है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सीनियर हैं, आपको ज़्यादा अनुभव है कि कौन सा डॉक्टर आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, किसको कितना नॉलेज है, वो बातचीत से आप समझ सकते हैं। तो मेरा सलाह यही है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, छोटी से छोटी जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है, आप एक बार डेंटिस्ट से ज़रूर मिलें। अगर आपको वो डेंटिस्ट पसंद आता है तो वेरी गुड, आपको अगर वो डेंटिस्ट पसंद नहीं आता है तो जो भी आपको डेंटिस्ट, आपके पुराने डेंटिस्ट हो सकते हैं या आपको जो भी पसंद आ रहे हैं, उनसे आप एक बार मिल के सलाह लेके इलाज करवा सकते हैं। अगर आपके दांतों में शुरुआती सड़न है या शुरुआती कालापन नज़र आ रहा है तो उसमें भी आप दांतों के डॉक्टर से मिल सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। हर चीज़ का इलाज आपके शहर में अवेलेबल है, बस आपको सही डॉक्टर चुनना है और उन पे भरोसा करना। अगर आप अपने शहर पे भरोसा करेंगे, अपने डॉक्टर्स पे भरोसा करेंगे तो आपको शहर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं रांची भी जाता हूँ इलाज करने, वहाँ भी बहुत सारे डाल्टनगंज पलामू के मरीज आते हैं कि सर हमको इलाज करवाना है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं, जब आपके अपने प्रमंडल में ये सुविधा उपलब्ध है। नहीं सर, वहाँ हमको समझ में ही नहीं आया। तो मेरे लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं वहाँ मैं इलाज कर ले रहा हूँ, टेढ़े मेढ़े दांतों का स्पेशलिस्ट हूँ इसलिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप आने जाने में आपका जो नुकसान हो रहा है या समय बर्बाद हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप 2 टाइम ब्रश करें। अगर शुरुआती कोई दिक्कत हो रहा है तो दांत के डॉक्टरों से मिलें और अपना इलाज करवाएं, ताकि सारी प्रॉब्लम शुरुआत में ही कम खर्च में, सबसे बड़ा चीज़ है कम खर्च में, कम समय में कम खर्च में आपका इलाज हो जाए। सर हम तो विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन जाते जाते एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था। मुंह का कम खुलना, इसका क्या वजह हो सकता है और इसके लिए क्या आप सुझाव देंगे? मुंह का कम खुलना, ये सही सवाल है। आजकल जो भी क्लिनिक ओपन हो रही है, पुराने सारे लोगों के ऐड पे होता है मुंह के कम खुलने की शिकायत का इलाज। मुंह का कम खुलना एक कारण तो है कि आपका हो सकता है कि विजडम टूथ आ रहा हो, अक्कल चौ आ रहा हो। अक्कल चौ 18 साल से लेके आने वाले समय में आ सकता है। 18 से 35 हम लोग एक जनरल ईयर रखे हुए हैं कि 18 से 35 में अक्कल चौ आता है। अगर अक्कल चौ आ रहा है तो उसकी वजह से आपका जो वहाँ पे पेन करता है, अगर सही तरीके से अक्कल चौ आपके मुंह में इरप्ट नहीं हुआ है तो वो पेन करता है, उसकी वजह से मुंह कम खुलने की शिकायत हो सकती है। जो मेन कारण रवि जी जो पूछना चाह रहे हैं वो है कि अगर मरीज़ गुटखा खा रहा है और उसकी वजह से अगर उसका मुंह कम खुल रहा है तो उस बीमारी को हम लोग OSMF कहते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें 4 ग्रेड होते हैं। आपका कितना मुंह खुल रहा है उसके हिसाब से 4 ग्रेड होते हैं। जब आपका मुंह काफ़ी कम खुल रहा है तो आप तीसरे या चौथे ग्रेड में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं ये आगे जाके काफ़ी घातक होता है। तो अगर आपके मुंह कम खुलने की शिकायत है और अगर आप बीटल नट मतलब कसैली या सिगरेट या खैनी का उपयोग कर रहे हैं और आपके मुंह कम खुल रहे हैं तो आपको पहले तो उसे छोड़ना चाहिए और अपने निकटवर्ती डेंटिस्ट से मिलकर उसका इलाज करवाना चाहिए। अगर आप उसको छोड़ देते हैं और इलाज करवाते हैं तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको छोड़ते जाएंगे कहीं ना कहीं भविष्य में जाके ये कैंसर का रूप ले लेता है, जो जान के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी सर। आमतौर पर जो युवा हैं, यूथ हैं, इन लोगों के बीच काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है। तो ये कितना घातक है इस बारे में भी आपने इशारा किया और एज ए डेंटल सर्जन या आपके मुंह से अगर लोग सुनेंगे, दर्शक सुनेंगे तो उन पर संभवतः काफ़ी असर भी होगा। इसीलिए मैंने इस सवाल को अंतिम में लिया था। सर, कोविड के दौर में हम बातचीत कर रहे हैं और अभी कोविड की तीसरी लहर की भी बातचीत चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि तीसरी, मतलब कह सकते हैं कोविड अभी गया नहीं है। कोविड के दौर में जो स्थितियां थीं, चाहे वो डॉक्टर हों चाहे वो मरीज हों, एक अलग तरीके का पूरा माहौल था। इस माहौल में सब कोई बच बचा के कर रहा था। अभी भी वो माहौल कायम है। इस दौर में क्या प्रिकॉशन आप ले रहे हैं, मरीजों से क्या सावधानी चाहते हैं और कैसे आप मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोविड के दौर में? लास्ट कोविड तो सही में काफ़ी टफ था। इसमें तो पता ही नहीं चला कि कौन रहा कौन गया, जो सिचुएशन था सेकेंड लहर में। फर्स्ट लहर में भी हमने जो प्रोटोकॉल फॉलो किया था कि टेम्परेचर चेक करना है, पेशेंट को ग्लव्स पहनाना है, हेड कैप देना है, शू कवर देना है। उसके बाद जब पेशेंट डेंटल चेयर पे आता है तो उसको आयोडीन से रेंज करवाना है, कुल्ला करवाना है। उसके बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उनके मुंह में उसको फिर क्लीन करना है अच्छी तरह से, ताकि अगर गलती से हमारे पास पॉजिटिव पेशेंट भी आ जाएँ तो दूसरे पेशेंट पे वो ट्रांसफ़र ना हो। आपको नियमतः डेंटल क्लिनिक में मैंने जितना भी
डॉक्टरों से बात की है। नियमतः डेंटल क्लिनिक में आपको कोविड के दौरान जिस समय काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, उस समय आपको एक सक्शन रखना चाहिए, जो हाई प्रेशर सक्शन होता है, जिससे जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आरसीटी कर रहे हो, स्केलिंग कर रहे हो या क्राउन कटिंग कर रहे हो, उस समय हाई प्रेशर सक्शन रखना है, ताकि वो जो भी डेब्रिस वहाँ निकल रहा है उसको काफ़ी तेज़ी से खींच के इन्वायरमेंट जाने से रोक सके। मैंने हाई वैक्स सेक्शन भी लिया था पिछले कोविड में। मेरे पास एयर प्योरीफायर है। एयर प्योरीफायर आज के डेट में काफ़ी ज़रूरी चीज़ हो गया है। वो मैक्सिमम जो भी एरोसॉल आपका निकल रहा है, एयर प्योरीफायर कहीं ना कहीं उसको खींच लेता है, तो आपका जो सराउंडिंग है, आप जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट क्लीन रखता है। इसके अलावा आपको कोशिश करना चाहिए कि हर ट्रीटमेंट के बीच में जो भी है, जैसे आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको मल्टीपल सिटिंग में करें, और सिटिंग्स के बीच में, मतलब कि जो अपॉइंटमेंट आप दे रहे हैं उस अपॉइंटमेंट के बीच में तकरीबन 3 से 5 दिन का गैप रखें, ताकि पेशेंट अगर इन्फेक्टेड हो भी जाता है किसी कारणवश तो उसको पता चल जाए। ऐसे ये लास्ट ईयर की प्रोटोकॉल थी। इस ईयर की प्रोटोकॉल में सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस ईयर थोड़ा हम लोग ये पेशेंट कम कर रहे हैं, इसलिए कि नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से या पेशेंट की वजह से कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो। लिमिटेड पेशेंट कर रहे हैं ताकि पेशेंट को पूरी तरह से समय भी दे पाएँ, पेशेंट भी समय दे पाएँ, और अपॉइंटमेंट के बीच में गैप रखते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो, किसी का भी हो। शुक्रिया सर, दांतों से संबंधित ढेर सारी बातें हम लोगों ने की, आपने ढेर सारे सुझाव भी दिए, परामर्श भी दिए। कोविड को लेकर क्या परामर्श हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? वैक्सीन को लेकर खास करके हम चाहते हैं कि आप एक अपील अपनी ओर से दर्शकों को करें। वैक्सीनेशन आज का जो है, हमको लगता है 43 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। आज का जो लास्ट मैंने इवनिंग में न्यूज़ देखा तो 43 करोड़ को लग चुका है, और हम लोग सबसे आगे हैं वर्ल्ड में। तो वैक्सीनेशन से अगर दिक्कत होना होता, हम लोग जिस समय कोरोना था उस समय ये लेके चलते थे कि 1 लाख अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो तकरीबन 1000 आपका पॉजिटिव तो ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग 43 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दे चुके हैं और अगर 1000 भी मौतें नहीं हुई हैं, इसका मतलब सक्सेस रेट उसका अच्छा है। हम लोग ज़बरदस्ती परेशान हो रहे हैं कि वैक्सीन लगेगा तो फलना हो जाएगा, वैक्सीन में चर्बी है तो वैक्सीन में कुछ और चीज़ें हैं जिससे भविष्य में हमें तकलीफ होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन ही एक बचाव है, बचाव का तरीका है जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। हर देश अपने हिसाब से जो भी उनके यहाँ का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप वैक्सीन ले लें। थर्ड वेव का इंतज़ार करना या फ़ॉरेन से आएगा वैक्सीन तो हम लगवाएंगे, उसमें अगर आपका नुकसान होता है तो आप सरकार को या किसी भी उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वैक्सीन ले, मेरी सलाह यही है। मैंने भी लिया है, मेरे पूरी फैमिली ने लिया है, मेरे दोस्तों ने लिया है, अभी तक तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो ज़रूर लें। शुक्रिया सर, ये कोविड के दौर में बहुत ही ज़रूरी था कि आप अपनी ओर से यह अपील दर्शकों के लिए करें। हम बातचीत को अब यहीं समाप्त करेंगे। दर्शकों, आपको फिर से बता दें कि कैपिटल न्यूज़ के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में हम आज बातचीत कर रहे थे पलामू जिले के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डेंटल सर्जन डॉक्टर विनीत सिंह से। मैं हूं रविशंकर और मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर किसी नए चिकित्सक, नए विशेषज्ञ से नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।